हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और आज हम डिस्कस करें, ये हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर हम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सेकंड क्लास है। ये जो एनसीईआरटी सीरीज़ है ये आपके लिए एचटेट, लेक्चर कैडर, चंडीगढ़ पीजीटी या कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम है केमिस्ट्री के लिए उसमें हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। आपका एक अच्छा बेस स्ट्रॉन्ग तैयार हो जाएगा और हर एग्ज़ाम में 11th और 12th का सिलेबस पूछा ही जाता है हर पीजीटी एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। देखो, जो हमारी कल वाली क्लास थी उसके अंदर हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड ने अपना जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए थे। उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस है वो हमारे एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, ये चीज़ बोली थी इन्होंने। और दूसरा इन्होंने क्या है, ये बता दिया था। अब क्या है, इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि इन्होंने एक तो ये नहीं बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी वगैरह क्या रहने वाली है, ठीक है, एनर्जी वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया था। दूसरा इन्होंने, अब देखो, जो आपका इलेक्ट्रॉन, हमने कल इनकी थोड़ी बहुत ड्रॉबैक्स देखी थी कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है जब भी वो रिवॉल्व करता है ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। तो अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा, एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करता है, तो अगर वो जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और जो एटम है वो क्या आपका कोलैप्स कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन एटम टूटता नहीं है, स्टेबल है। तो ये उनकी ड्रॉबैक्स थी, तो रदरफोर्ड मॉडल को क्या रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद हमने ये एटॉमिक नंबर वगैरह देखे थे, क्योंकि इन्होंने जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तो हमें पता चला था कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस पे होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो आपके रदरफोर्ड के बाद आई थी। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी एनर्जी, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या एनर्जी एमिट करता है कॉन्टीन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है आपका तो वो क्या है कंटिन्यूसली रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। ये बात आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बताई थी, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जैसे मान लो आपका, इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया था, कि जो भी पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका वेव नेचर इन्होंने कंसीडर किया था इलेक्ट्रॉन का। अब क्या इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रेडिएट कर रहा है आपकी वेव्स की फॉर्म में, तो वेव इस टाइप से ट्रेवल करती है वेव की फॉर्म में। तो इन्होंने क्या बताया कि जब ये वेव निकल रही है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक को एम से लिख रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी है। फिर इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। और जो आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है इसके भी प्रोपोगेशन की क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये चीज़ इन्होंने बताई थी, ठीक है। फिर ये जो रेडिएशंस निकल रही है वो वेव करेक्टर में, ये कि वेव की फॉर्म में रेडिएशंस निकल रही है, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या है वेव करेक्टर मान के चले थे। ये रेडिएशंस का वेव करेक्टर इन्होंने कंसिडर किया था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो आपकी वेव है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, मतलब वही लाइट वाली स्पीड से आपकी वेव्स निकल रही है। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है उनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मीडियम के भी वो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल कर सकती है। ये बातें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोली थी, जो आपकी मैक्सवेल ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या है कि इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर मानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब कुछ वेव की करैक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है वेवलेंथ, जो वेव को डिफाइन करता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ एक टाइप की लेंथ है, तो इसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर भी लिखते हैं या फिर सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है, ठीक है। लेंथ, क्योंकि वेवलेंथ हमें वेव की लेंथ बताती है, ठीक है। तो लेंथ की ऐसा यूनिट भी हमने मीटर पढ़ी थी, तो ये भी हम मीटर, सेंटीमीटर या आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर मेज़र करते हैं। ये इनकी यूनिट कन्वर्जन बता रखी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल के हिसाब से। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो रही है 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड, कि जैसे आपका ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में से कितनी नंबर ऑफ वेव इस टाइप से 1 सेकेंड के अंदर पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज या पर सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेव के करैक्टर से इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या होता है, जो भी आपकी वेव है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है या उसकी जो स्पीड होती है वो क्या है कि 1 सेकंड के अंदर आपकी वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की मीटर पर सेकंड में, तो वो आपकी क्या होती है वेलोसिटी। और ये लाइट की स्पीड से चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड का क्या होता है किसी वेव का, ये देखो ये आपके वेव का डायग्राम है। तो ये वाला क्रस्ट या ये वाली जो डेप्थ है इसको क्या बोलते हैं, इसकी जो ये पूरी डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं किसी भी वेव का। हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसलिए को ट्रफ बोलते हैं, उसकी
डेप्थ कितनी है उसकी, गहराई कितनी है, इसको क्या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। एक टर्म आती है आपकी वेव नंबर, जिसे हम ऐसे न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ वेव इन 1 सेंटीमीटर लेंथ की, 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव है, और ये आपका वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, वेव नंबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है। तो अगर वेव नंबर की आपसे ऐसा यूनिट पूछे तो वो क्या है, मीटर या पर सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्पीड को क्या है, जो आपकी स्पीड है लाइट की या फिर रेडिएशन की स्पीड को क्या है, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ रिलेट करता है। इंपॉर्टेंट है, जो आपकी स्पीड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी रेडिएशन की आप बात कर रहे हो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, कि होप सो क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, बहुत सारी, अब इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपकी निकल रही है, वो बहुत सारे टाइप की रेडिएशन निकल रही है, उनको अलग अलग नेम दिया। और हर एक रेडिएशन जो निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनका अपना करेक्टर होता है, फ्रिक्वेंसी अलग होती है उनकी, और वेवलेंथ भी अलग होती है। उसी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से इन्होंने ये एक सीरीज़ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जैसे रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी विजिबल, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये सारी क्या है, रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अब जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या डिक्रीज होती है। जो रेडियो वेव है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन्होंने दे दी, कि इन्होंने क्या है, पार्टिकल का वेव नेचर मान के चली, जो भी रेडिएशन है उनका, इलेक्ट्रॉन है, मैटर है, उसका वेव नेचर इन्होंने कंसीडर कर लिया। अब इस वेव नेचर के बेस पे क्या आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे आपका एक डाइफ्रेक्शन हुआ, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट क्या आपकी वेव जो थ्योरी दी थी वो एक्सप्लेन कर रही थी उसको अच्छे से। ठीक है, लेकिन उसके बाद बहुत 2 एक्सपेरिमेंट और किए गए, एक था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 2 एक्सपेरिमेंट करके देखे, इन दोनों को आपकी जो वेव थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो ये आपकी वेव थ्योरी की क्या आ गई, ड्रॉबैक्स आ गई, लिमिटेशंस आ गई इनकी। ठीक है, क्योंकि बाकी तो फिनोमिना, इन्हें बहुत सारे फिनोमिना वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिए थे, जैसे डाइफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस वाला जो भी हुआ था वो एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जब ये 2 एक्सपेरिमेंट करने को बैठे तो इसमें वो फेल हो गई आपकी वेव थ्योरी। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक क्वेश्चन और देखा कि जो आपकी सॉलिड है उनकी हीट कैपेसिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही थी। भी जो भी सॉलिड है, अब सॉलिड भी मैटर, उसमें से भी वेव निकलनी है, वो भी वेव करेक्टर का मानना था इन्होंने। तो वो क्या है, टेम्परेचर के साथ उसकी हीट कैपेसिटी चेंज हो रही थी। तो ये चीज़ भी क्या है, वेव थ्योरी ने आपकी एक्सप्लेन नहीं की थी। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या फिनोमिना था देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट आपके प्लैंक ने किया था। इन्होंने क्या किया कि रेडिएशन एमिट होती है आपकी ब्लैक बॉडी में से। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो सभी वेवलेंथ की लाइट को क्या एब्जॉर्व कर लेती है, चाहे कोई भी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की लाइट उसको एब्जॉर्व या एमिट कर देना, उससे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। कुछ एक बॉडी ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करती है या पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही छोड़ती है या फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ती है, लेकिन वो बॉडी जो हर टाइप की फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व करे और हर टाइप की फ्रिक्वेंसी की लाइट को एमिट कर सकती है, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो ये ब्लैक बॉडी थी, इसको जैसे हीट किया गया तो इसने रेडिएशंस एमिट की। जब आपने इस बॉडी को हीट किया, भाई बहुत ज़्यादा हीट किया तो इसकी फिर जो भी रेडिएशंस निकल रही थी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इंक्रीज हुई। जैसे आप आयरन को नहीं देखते, आयरन को स्टार्टिंग में आप हॉट करते हो, करते वो पूरा रेड हो जाता है, और उसमें से जो फ्लेम निकलती है, जो रेडिएशंस निकलती है, उसका कलर भी क्या है विद टाइम चेंज होता रहता है, इंटेंसिटी भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यही उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप ब्लैक बॉडी को पूरा हीट करते जाओगे उसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी की। तो जो रेडिएशंस निकल रही है उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, इंक्रीज हो रही थी विद हीटिंग। ये मैंने कुछ रिलेशन लिखी है, ध्यान रखना। डिफरेंट टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी वेवलेंथ की, क्योंकि यहाँ से ही पता लग गया अगर इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ की इन्वर्सली होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और जो आपकी वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो होप सो कि आपको ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे और थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार छोटा सा ओवरव्यू लिया है कि ब्लैक बॉडी होती क्या है, समझ आ गया इतना। ये वाला रिलेशन ध्यान रखना कि वेवलेंथ टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली वेरी करती है। ठीक है,
फिर आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बोला था कि आपके पास कोई भी मेटल या कोई भी मेटल आपने लिया, इसके साथ जब आप रेडिएशन स्ट्राइक करवाओगे तो इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब क्या था, मान लो एक कोई भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वी फ्रिक्वेंसी की आपके पास क्या रेडिएशन आई, उसने मेटल के ऊपर स्ट्राइक किया और उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। हर एक मेटल के लिए अपनी एक करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होती है, इसे वी नोट से लिखते हैं हम कि अगर इतनी फ्रिक्वेंसी की कम से कम उसे इतनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए अपने में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और उस वी नोट फ्रिक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। जो ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, हर एक मेटल की अपनी करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी है, ये अलग अलग होती है। तो ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट थी वी नोट की, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। आगे भी मैंने लिख रखा है इसमें, ये देखो यहाँ, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओनली इफ रेडिएशन ऑफ मिनिमम फ्रिक्वेंसी वी नोट स्ट्राइक, जिसे हम क्या है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। अगर इतनी तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि जो भी ये यहाँ दे रखा है कि अगर वी नोट से फ्रिक्वेंसी कम है रेडिएशन की तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हमारे पास नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई भी मेटल है, इसके ऊपर कोई न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, ठीक है। न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट आ रही है, जो एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। मतलब रेडिएशन की कुछ ना कुछ एनर्जी, वो एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटा के हम लगा देते हैं कांस्टेंट एच, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है। अब देखो एक फ्रिक्वेंसी की लाइट आपके पास कोई भी वी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आ रही है, उस मेटल के साथ स्ट्राइक की और क्या इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या था, हमें तो वी नोट फ्रिक्वेंसी चाहिए थी और जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई है वो मान लो वी नोट से ज़्यादा है। तो अब जो यहाँ एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी रहेगी ना, वो कहाँ चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। मेन तो ये जो आ रही है एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, मान लो एच न्यू एनर्जी की फॉर्म में रेडिएशन आ रही है और हमें चाहिए एनर्जी एच न्यू नोट, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके अंदर, मतलब एच न्यू नोट तो इसने यूज़ कर ली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, अब बाकी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रह गई वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास चली जाती है एज अ काइनेटिक एनर्जी। इतना समझ आ गया। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी उतनी ही स्पीडली, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ दिखा रखी कि मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन आपका निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर इसकी एनर्जी से ये निकल रहा है। आगे देखते हैं एक बार, थोड़ा जुकाम हुआ पड़ा है भाई मुझे। ये देखो एनर्जी एच न्यू नोट दिखा दिया। अब ये वाली जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, इसको हम डब्ल्यू नोट वर्क फंक्शन से भी लिखते हैं। क्या है ये वर्क फंक्शन, क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे हम क्या वर्क फंक्शन डब्ल्यू नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ ये उसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। दोनों चीज़ याद रखना, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि 4 निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं, 10, 15, 20, 25 कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे कि रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी है। दोनों अलग अलग चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये प्लैंक ने जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसी के बेस पे है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तब इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी वेव निकल रही है ना वो पार्टिकल नेचर की है, ठीक है। इस बेस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने जो ब्लैक बॉडी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो रेडिएशंस ब्लैक बॉडी में से निकल रही थी, तो इन्होंने क्या बोला कि जो रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएशन निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है वो क्या डिसकॉन्टीन्यूसली निकल रही है, कि वो कंटिन्यूसली रेडिएशंस नहीं निकल रही है, डिसकॉन्टीन्यूस है। और उस एनर्जी को इन्होंने नाम दिया कि वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है एनर्जी। मतलब जो ब्लैक बॉडी में से एनर्जी आपकी आ रही थी, जैसे जैसे आप उसको हीट कर रहे थे, तो वो क्या है डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है, कंटिन्यूसली वेव की फॉर्म में एनर्जी नहीं आ रही है। और ये जो डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में एनर्जी आ रही थी उसको इन्होंने नाम दिया क्वांटम की। क्वांटम की फॉर्म में वो आपकी आ रही है, और क्वांटम को बाद में फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आपकी निकल रही है। एक क्वांटम या एक फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी की। ये रिलेशन मैंने अभी करवाया कि एनर्जी हर एक फोटोन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा के हमने एक कांस्टेंट लगवाया, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट क्योंकि ये प्लैंक ने दिया था तो प्लैंक कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ -34 जूल सेकेंड, या आग के अंदर लिखो तो 27। ध्यान रखना ये, ठीक है।
तो हमारी फोटोन की टोटल एनर्जी क्या थी, E इज इक्वल टू NH न्यू, एन की कितना जो भी हमारे पास प्रोटोन निकल रहे हैं वो, फोटोन सॉरी प्रोटोन नहीं फोटोन निकल रहे हैं। होप सो कि इतना क्लियर हो गया है। ये टोटल एनर्जी थी जो हमारी निकल रही थी किससे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, कि फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हमें 1 मोल क्वांटा की एनर्जी निकालनी है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे इन्होंने आइंस्टीन एनर्जी बोला था, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने वाली है कि अगर 1 मोल क्वांटा के लिए 1 मोल फोटोन के लिए एनर्जी निकालनी है तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपकी एनर्जी है, जिसे हमने आइंस्टीन एनर्जी बोला था, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको बताया कि किसने, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। और ये चीज़ भी डिस्कस कर ली कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी अगर आपकी V नोट से ज़्यादा है तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो क्या है, एज अ काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, ये क्या इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो h न्यू नोट को हम क्या वर्क फंक्शन W नोट लिख सकते हैं। अब ये h न्यू नोट यहाँ काइनेटिक के साथ क्या प्लस हो गया, तो ये वाला रिलेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। h न्यू इज इक्वल टू W नोट प्लस हाफ mv स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड यूज़ करके जितना डिफरेंस बच गया वो एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज़ कर लेता है इलेक्ट्रॉन। और आइंस्टीन ने भी क्या है, ड्यूल नेचर माना था कि वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, दोनों नेचर मान के चले थे इन्होंने, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भी हमने पहले देख ली कि इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, लेकिन एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहेगी, ठीक है। समझ आ गया। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी पे। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें, ये रिलेशन भी याद रखना। मतलब ऐसे साइड में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिख रखी है, ये न्यूमेरिकल के अंदर काम आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी दे रखी है और जूल के अंदर पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। और कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर पावर दे रखी होती है वोट्स के अंदर, तो उसे भी क्या हम एनर्जी कंसीडर करते हैं जूल पर सेकंड के अंदर। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो पावर दे देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसे हमें एनर्जी मान के चलना होता है जूल पर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मतलब कंसेप्ट। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट तो नहीं किया, मतलब दोनों चीज़ मान ली गई थी बाद में। उन्होंने पहले वेव नेचर बताया था जो आपके कुछ एक फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहे थे डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वाले, लेकिन जो बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया गया, तो ये वेव नेचर कंसीडर करके ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि कोई जैसे अब मान लो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है किसी के साथ टकरा करके, तो कोई चीज़ टकराएगी, मतलब टकराएगा क्या, पार्टिकल ही टकराएगा ना। तो इस वजह से क्या है, इसको पार्टिकल नेचर भी मान लिया गया, जो भी आपकी रेडिएशंस निकलती है उनको क्या है, पार्टिकल नेचर भी मान लिया गया। तो ये दोनों जो भी लास्ट वाले थे प्लैंक और आइंस्टीन ने क्या है पार्टिकल नेचर माना। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये कन्फ्यूजन रही कि वेव नेचर को मान के चले या पार्टिकल नेचर को। फिर ये मान लिया गया कि दोनों नेचर ही कंसीडर करेंगे, कि जो भी रेडिएशन निकल रही है वो आपकी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो इसी वजह से इसको वेव और पार्टिकल दोनों नेचर मान के चलते हैं जो भी रेडिएशंस आपकी निकलती है, ठीक है। उसके बाद आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा गया हाइड्रोजन का। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी रेडिएशन अब एटम के ऊपर स्ट्राइक करवाई गई, तो आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है कि इसने लाइट एब्जॉर्व की। मान लो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की लाइट आपके एटम के ऊपर स्ट्राइक कराई गई, तो फिर बाद में एक वो देखा जाता है, ग्राफ देखा जाता है कि जिस मतलब जो जो फ्रिक्वेंसी की लाइट इसने एब्जॉर्व कर ली वो वहाँ से मिसिंग होती है, ठीक है। और जो एमिट हो गई वो वाली लाइट दिख रही होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा होता है कि अगर कॉन्टीन्यूस लाइन आ रही है तो मतलब कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा है। अगर एक लाइन आ रही है, एक बीच में से डार्क आ रहा है, दूसरी लाइन आ रही है, फिर बीच में डार्क आ रहा है, तो ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। तो जो आपका हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, रिकॉर्ड किया गया था। तो ये वही हम डिस्कस करेंगे आगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रा लिया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि हाइड्रोजन के ऊपर रेडिएशंस को स्ट्राइक करवाया गया था, तो फिर कुछ एक लाइंस उसकी दिख रही थी और कुछ बीच में क्या है ब्लैक अपीयर हो रहा था, ठीक है। तो वो लाइन स्पेक्ट्रा लिया गया था। सबसे पहले ये बाल्मर ने किया था आपका विजिबल रीजन के अंदर। ये रीजन भी बताया गया कि कौन सी रेडिएशन यूज़ की गई है और इन्होंने ये किया था, ठीक है। तो ये हम कल वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आपका क्या लाइन स्पेक्ट्रा देखेंगे और लाइन स्पेक्ट्रा के बाद आपका बोहर मॉडल आएगा, फिर आपका इस लाइन स्पेक्ट्रा के हिसाब से बोहर ने एक मॉडल दिया था वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम कल देखेंगे हाइड्रोजन का। आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी देखी और फिर वो
रिजेक्ट तो नहीं हुई थी, मतलब उसने कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, जो आपके पार्टिकल नेचर जो आइंस्टीन और प्लैंक ने दे दिया था कि पार्टिकल नेचर बता के उसको ओवरकम कर दिया था। तो फिर दोनों नेचर मान के चले थे, पार्टिकल और वेव नेचर, ठीक है। तो बाकी हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, फिर बता रही हूँ, हर पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला, संडे तक वो रिवाइज कर लेना। संडे को क्या करेंगे, जितने भी पीजीटी एग्जाम में उस चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे संडे वाली क्लास में, ठीक है। तो तब तक आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, थैंक यू।